एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण के गतिपथ के बारे में हमको अध्ययन करना है। एक समान कहीं पर अगर विद्युत क्षेत्र है तो उसमें किसी आवेश को अगर छोड़ दिया जाए, मतलब उस फील्ड में आवेश को हम प्रवेश करा दें और वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अभिलंबवत प्रवेश करे। समझ रहे बात को? वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अभिलंबवत अगर कोई आवेश प्रवेश करता है तो वह किस रास्ते से होकर के गुजरेगा, उसका गतिपथ कैसा होगा, उस पथ की हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। ठीक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। और जैसे यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र में गतिपथ की हम कल्पना करेंगे, वैसे ही जब हम चुंबकीय क्षेत्र पढ़ेंगे, चुंबक के बारे में, अभी तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, जब हम चुंबक के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ भी देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण अगर है तो उसका गतिपथ कैसा होता है। ये पूछा भी जाता है एक नंबर में कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गतिपथ या गमन पथ होता है ना। पहला विकल्प देगा परवलयाकार, दूसरा देगा वृत्ताकार, ठीक है, फिर तीसरा देगा अतिपरवलयाकार, ऐसे ही विकल्प देंगे। तो उस विकल्प को आपको टिक करना होगा। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का जो गतिपथ होता है वो आप याद कर लीजिए, अभी से अभी निकलेगा भी उसका एक क्वेश्चन, परवलयाकार होता है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गतिपथ कैसा होता है? परवलयाकार होता है। ठीक है। और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई आवेश गति करता है तो उसका गतिपथ कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। ठीक है ना। तो इसको आपको याद करना है, एक नंबर के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर हम एक समान वैद्युत क्षेत्र हमने बनाया हुआ है और वैद्युत क्षेत्र को क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया है? दो प्लेटें लिया हुआ है। आप जानते हैं कि दो विपरीत आवेशित प्लेटें, है ना, अगर परस्पर कुछ दूरी पर रखी गई हों तो उनके बीच में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। कितना होता है इसका मान? आपको याद होगा, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में बताया गया था इसको कि दो विपरीत आवेशित प्लेटें अगर हैं समान पृष्ठ घनत्व की तो उनके बीच के स्थान में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो। क्या होता है? सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो। ठीक है। तो कहने का मतलब विपरीत आवेशित प्लेटें हैं, एक प्लेट आप इसको देख रहे हैं धन आवेशित है, दूसरी प्लेट ये देख रहे हैं ऋण आवेशित है। इसके बीच में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया है चूंकि विपरीत आवेशित प्लेटें हैं। वैद्युत क्षेत्र की दिशा आपसे पूछी जाए तो आप तुरंत बता देंगे, हमेशा उच्च विभव से निम्न की तरफ होती है। तो चूंकि धन आवेशित प्लेट है तो धन वाली प्लेट से ऋण वाली प्लेट की तरफ वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। ठीक है। तो ये आपको जो लाइन दिखाई गई है, ये आप लाइन देख रहे हैं, एरो लगा हुआ है ऊपर से नीचे की तरफ, ये क्या दिखाएगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखा रहा है। ठीक। अब इस वैद्युत क्षेत्र में हम क्या कर रहे हैं कि एक आवेशित कण है Q। ठीक है। इस आवेशित कण को, इसका चार्ज हमने धन मान लिया है, प्लस आवेश है। यह आवेशित कण Q v वेग से, इसको कितना वेग दिया हमने? v वेग। इस आवेशित कण को v वेग से हमने वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करा दिया। ठीक है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में ये आवेशित कण है, इसको हमने वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करा दिया। अब ये कैसे चलेगा, इसी के गतिपथ के बारे में आपको देखना है। बात क्लियर हुई? तो जब आवेश यहाँ पर, अभी आवेश बाहर था, v वेग से जा रहा था, लेकिन जैसे ही आवेश इस वैद्युत क्षेत्र में एंट्री करेगा वैसे इस पर एक बल काम करना शुरू कर देगा। ठीक है। चूंकि यह आवेश धनावेशित है तो इस पर बल कहाँ काम करेगा? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल काम करेगा। कहाँ काम करेगा? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। और वैद्युत क्षेत्र की दिशा है कहाँ? नीचे की तरफ। इसका मतलब इस पर एक बल कार्य करेगा नीचे की तरफ। ये बल लगा हुआ ना, यही बल दिखा रहा है कि इस आवेशित कण पर लगने वाला बल है ये। इस बल का मान कितना होगा? आपको पहले से पता है कि अगर E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, कोई आवेशित कण Q गति करता है तो वह अपने ऊपर एक बल F इक्वल टू QE का अनुभव करता है। कितना बल अनुभव करेगा? F इक्वल टू QE।
इतने बल का अनुभव करेगा ये, और यही बल इस पर नीचे की तरफ काम करेगा। ठीक है, लेकिन ये नीचे नहीं आ जाएगा। क्यों नीचे नहीं आएगा? क्योंकि जो वेग आपने दिया हुआ है क्षैतिज वेग, उस क्षैतिज वेग से वो आगे बढ़ना चाहता है। जड़त्व के कारण है ना, वो सीधे नीचे नहीं आ जाएगा। जैसे आप किसी पत्थर के टुकड़े को हवा में ऐसे फेंकते हैं, ऐसे फेंकते हैं तो क्या बनाता है वो, ऐसे प्रक्षेप जो है ऐसे परवलयाकार मार्ग पर जाता है। आपको पता होगा 11 में आपने पढ़ा होगा, प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो जब आप किसी प्रक्षेप को फेंकते हैं तो जैसे ही वह ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, वैसे ही पृथ्वी जो होती है उस पर बल लगाना प्रारंभ कर देती है। लेकिन पृथ्वी के बल लगाने से वह सीधे नीचे नहीं आ जाता कि जैसे पृथ्वी बल लगाएगी वो नीचे आ जाएगा। पृथ्वी तो बल लगाएगी, नीचे आएगा, नीचे को पृथ्वी खींचेगी उसको, लेकिन जो उसको वेग आपने दिया है उस वेग के कारण जड़त्व के नाते वह आगे भी बढ़ना चाहता है। तो न वह सीधे बढ़ पाता है ऊपर की तरफ और न ही नीचे आ पाता है, बल्कि बीच का रास्ता वो अपना लेता है। तो वैसे ही आपने यहाँ पर जो वेग दिया हुआ है उस वेग के कारण वह सीधे जाना चाहता है। अगर वैद्युत क्षेत्र ना होता तो सीधे जाता भी वो, ठीक है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र लगा है नीचे की तरफ, इसलिए इस पर एक बल काम करेगा F इक्वल टू QE नीचे की तरफ, और वो क्या करेगा, उसका मार्ग जो है न तो सीधे रहेगा और न ही नीचे की तरफ रहेगा, बल्कि इसका मार्ग ऐसे झुकता चला जाएगा। ये बात क्लियर हुई? तो उसका मार्ग जो है वह बीच का मार्ग होगा, ऐसे वो लगातार नीचे तरफ आता जाएगा और आते आते जाकर के वो वैद्युत क्षेत्र को पार कर लेगा। ठीक है, या वैद्युत क्षेत्र लंबा है तो वैद्युत क्षेत्र में ही वो इस प्लेट को नीचे की तरफ पार कर लेगा। ठीक, तो मान लीजिए हमने यहाँ से यहाँ तक वैद्युत क्षेत्र दिखाया हुआ है, तो वह अपना रास्ता ऐसे ही बनाते हुए यहाँ पर पहुंच जा रहा है। यहाँ से चला हुआ था और यहाँ पहुंचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक के गमन में, गति में उसने दो तरह की डिस्टेंस ट्रेवल की है। एक तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जिसको आप कहते हैं क्षैतिज दूरी, क्योंकि वो यहाँ था और यहाँ पहुंच गया, तभी तो नीचे की तरफ यहाँ पहुंचा हुआ है। भाई यहाँ पहुंचने का मतलब कि क्षैतिज दूरी भी तय किया हुआ है, ऊर्ध्वाधर दूरी भी तय किया हुआ है। तो यह जो कण हमारा है वह क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों दूरियां तय करने के बाद इस बिंदु पे आके पहुंच गया है। ठीक है, बिंदु को आप मान भी सकते हैं, ए बिंदु से चला हुआ था और बी बिंदु पर आकर के पहुंच गया। ये ए बिंदु हो गया और ये बी बिंदु हो गया। ठीक, ए पॉइंट से चला था, बी पर आकर पहुंच गया, तो उसने दो तरह की दूरियां तय की, एक क्षैतिज दूरी, दूसरी ऊर्ध्वाधर दूरी। ठीक है, क्षैतिज दूरी जो होती है वह क्षैतिज वेग से तय की जाती है। ठीक है, और ऊर्ध्वाधर दूरी ऊर्ध्वाधर वेग से तय की जाती है। इसको समझने में आपको आसान लग रहा होगा, क्योंकि कक्षा 11 में आपने जो पढ़ा था कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, उसी से रिलेटेड है। ठीक वैसे ही लगेगा, उसका पथ भी परवलयाकार होता था, इसका पथ भी परवलयाकार है, इसलिए समझने में आपको आसान लग रहा होगा। तो एक समान वो क्षैतिज दूरी तय करेगा, ऊर्ध्वाधर दूरी भी तय करेगा। मान लीजिए क्षैतिज चली गई दूरी कितनी है, x, और ऊर्ध्वाधर तय की गई दूरी कितनी है, y। ठीक है, तो क्षैतिज दूरी क्षैतिज वेग से तय की जाएगी और ऊर्ध्वाधर दूरी ऊर्ध्वाधर वेग से तय की जाएगी। ठीक है, क्षैतिज दूरी क्षैतिज वेग से, ऊर्ध्वाधर दूरी ऊर्ध्वाधर वेग से। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, क्षैतिज दूरी जो है जब वो तय करेगा तो इस कण का जो क्षैतिज वेग है वह परिवर्तित नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर उसको v वेग दिया हुआ था, तो उसका वेग v ही रहेगा क्षैतिज में, क्योंकि सामने की तरफ कोई बल लग नहीं रहा है, न पीछे की तरफ कोई बल लग रहा है। तो न तो उसकी गति को बढ़ाने वाला कोई बल है, न तो घटाने वाला कोई बल है। इसलिए जो वेग आपने दिया था इसको प्रवेश कराते समय, वह उसका क्षैतिज वेग अभी भी अपरिवर्तित है। और जब क्षैतिज वेग उसका अपरिवर्तित है, ठीक है, तो उसकी गति में त्वरण नहीं लगेगा, क्योंकि जब वेग परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो जब त्वरण नहीं होगा इसका मतलब कि दूरी निकालते समय यहाँ गति के नियम नहीं लगेंगे। तो क्या लगेगा? सीधा सा फार्मूला, दूरी बराबर चाल गुणे समय, है ना, जानते होंगे। जब गति में त्वरण नहीं है तो दूरी बराबर चाल गुणे समय का सीधा सा फार्मूला आप लगा देंगे। तो यहाँ पर क्षैतिज चली गई दूरी हो जाएगी x। क्लियर बात हुई? क्षैतिज चली गई दूरी कितनी होगी, x, और वेग कितना है, v, समय कितना है, t। मान लीजिए यहाँ से यहाँ पहुँचने में
उस कण को क्या टाइम लगा, टी। यहाँ से यहाँ पहुँचने में टी टाइम लगा, तो उसी टी टाइम में, उसी सेम टाइम में इतनी क्षैतिज दूरी तय की गई है x दूरी, और उसी टी टाइम में यहाँ से यहाँ तक की ऊर्ध्वाधर दूरी तय की गई है। समय वही है, उतने ही समय टी में क्षैतिज दूरी x तय की गई है, ऊर्ध्वाधर दूरी y तय की गई है, तब जाकर के वो पहुंचा है कहाँ पर, बिंदु B पर पहुंचा हुआ है। ठीक है इतनी बात। तो x इक्वल टू हो जाएगा v इंटू टी, या यहां से आप t को निकालना चाहें तो t इक्वल टू हो जाएगा x डिवाइड बाई v। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल से बता भी आपको रहे हैं। ठीक हो गया यहाँ तक। क्षैतिज दूरी बराबर क्षैतिज वेग गुणे समय, ये आपका हो गया। ऊर्ध्वाधर दूरी जरा बात करिए। जब वो ये प्रवेश करेगा वैसे ही बल लगना शुरू हो जाएगा, और जब किसी वस्तु पर बल लगेगा, ठीक है, तो उसकी गति में त्वरण तो आ ही जाएगा। ये बात क्लियर हुई, त्वरण आ जाएगा। अब त्वरण वो कितना आएगा ये देखना है। पहली बात तो त्वरण तो आएगा निश्चित रूप से, क्योंकि यह जो आवेश प्रवेश कर रहा है वो चाहे इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा या अन्य कोई आवेश होगा, उसका अपना द्रव्यमान तो होगा ही। तो मान लीजिए इसका द्रव्यमान क्या है, m इसका द्रव्यमान है, तो m द्रव्यमान का ये आवेशित कण है। ठीक है, इस आवेशित कण पर यह बल लग रहा है जिसका मान है QE के बराबर, तो गति में त्वरण तो आ जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर न्यूटन के गति का द्वितीय नियम लगाएं तो फार्मूला होता है F इक्वल टू एम ए। क्या होता है फार्मूला, F इक्वल टू एम ए। ठीक है, m द्रव्यमान का ये आवेशित कण है और गति में a उत्पन्न होने वाला त्वरण है, और ये F क्या है, उस आवेशित कण पर लगने वाला बल है। उस बल का मान क्या है, QE, तो ma की वैल्यू हो जाएगी QE। तो a की वैल्यू क्या हो गई, QE डिवाइड बाई m। इतना त्वरण काम करेगा। जब ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो चूंकि नीचे की ओर इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा है, तो उस इलेक्ट्रिक फोर्स के नाते इतना एक्सेलरेशन उत्पन्न हो जाएगा या इतना त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, और जब त्वरण उत्पन्न हो जाएगा तो उसके वेग में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को ही तो त्वरण कहते हैं। उसका वेग बढ़ना शुरू हो जाएगा। प्रारंभ में उसका वेग कितना था, प्रारंभ में उसका ऊर्ध्वाधर वेग तो शून्य था, क्योंकि उसको आपने क्षैतिज वेग ही तो दिया हुआ था, ऊर्ध्वाधर वेग आपने कुछ नहीं दिया। लेकिन जैसे ही वो प्रवेश किया शून्य ऊर्ध्वाधर वेग से, वैसे ही इस बल के नाते और इस त्वरण के नाते उसका वेग लगातार बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और उसका वेग लगातार बढ़ेगा, और उस बढ़े हुए वेग के नाते वो दूरी कितनी तय करेगा, y दूरी वो लगातार तय कर लेगा। कितने टाइम में, t टाइम में। तो अब यहाँ पर चूंकि एक्सीलरेशन है तो हम गति का द्वितीय समीकरण यहाँ लगा देंगे। समीकरण तो आपको पता ही होगा, s इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये गति का समीकरण होता है। s क्या होता है, दूरी। अब यहाँ गति का जो समीकरण आप लगा रहे हैं वो ऊर्ध्वाधर दूरी के लिए लगा रहे हैं। ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी तय की गई है, ऊर्ध्वाधर दूरी आपकी है y। ऊर्ध्वाधर तय की गई दूरी कितनी है, y। तो y इक्वल टू u क्या है, प्रारंभिक वेग। ऊर्ध्वाधर की बात हो रही है, क्षैतिज से कोई मतलब नहीं। प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग क्या है, शून्य है, शून्य हो गया तो 0 इंटू टी 0 हो जाएगा, प्लस हाफ a मतलब गति में त्वरण। त्वरण कितना आपका है, इतने बराबर QE डिवाइड बाई m इंटू टी क्या है, समय, और समय की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, x अपान v है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो x स्क्वायर अपान v स्क्वायर। ये बात क्लियर हुई। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इक्वल टू यहाँ लिख दे रहे हैं, y इक्वल टू QE x स्क्वायर अपान 2mv स्क्वायर। ठीक है, ये क्लियर हुआ है चीज। ये आपका इक्वेशन मिल गया, y इक्वल टू QE x स्क्वायर अपान 2mv स्क्वायर। x क्या है, चली गई दूरी है, क्षैतिज दूरी। y क्या है, ऊर्ध्वाधर दूरी है, चली गई जो दूरी है। q प्रवेश करने वाले आवेश की मात्रा है, E इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, m इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो भी रहेगा उसका द्रव्यमान है, v जिस वेग से प्रवेश कर रहा है वो वेग है। ठीक है, तो इसमें जो है दो वेरिएबल हैं, चर राशियां,
इसमें दो वेरिएबल हैं और दोनों डिपेंडेंट एक दूसरे के ऊपर हैं। एक्स और वाई, अगर एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो वाई की वैल्यू बढ़ेगी। जैसे आप थोड़ी और दूर जाएंगे आगे तो दूरी नीचे और बढ़ जाएगी, और दूरी पहले आते देखिए एक्स यहाँ पर इतनी दूरी लेंगे एक्स तो वाई इतना है, एक्स यहाँ लेंगे तो वाई यहाँ आएगा, एक्स यहाँ लेंगे तो वाई यहाँ। तो एक्स और वाई यहाँ पर क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, मतलब परतंत्र चर राशियाँ हैं, निर्भर एक दूसरे पर हैं। तो वाई और एक्स दो चर राशियाँ हैं। उसके अलावा जो आपको दिख रहा है ये सारी चीजें एक कांस्टेंट है। आपने एक निश्चित आवेश की मात्रा लिया है, निश्चित वेग से प्रवेश करा दिया उसको, वैद्युत क्षेत्र आपका स्थिर है, ठीक है, सब कुछ इसमें स्थिर है। तो x बढ़ेगा वाई बढ़ेगा, x घटेगा वाई घटेगा। तो आप QE2mv² सबको कांस्टेंट मान सकते हैं। इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं y बराबर cx², ऐसे, जहां c की वैल्यू QE/2mv² के बराबर है, ठीक है। परवलय का जो इक्वेशन होता है, मैथ वाले जानते होंगे वैसे, कि अगर किसी इक्वेशन में, किसी समीकरण में दो चर राशियां हैं, ठीक है, और उसमें से एक चर राशि की अधिकतम जो घात है वह 2 है और दूसरे की जो अधिकतम घात है वो 1 है, तो ऐसे इक्वेशन को हम कहते हैं वो परवलय का समीकरण है। परवलय का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। जैसे यहाँ पर अगर x होता और यहाँ y² होता तो भी परवलय होता। दोनों में से किसी एक चर राशि की घात 2 हो और दूसरे की घात 1 हो, ठीक है। तो ऐसे इक्वेशन को हम कहते हैं वो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है या परवलय का समीकरण है, और वो कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो हमारा समीकरण आया हुआ है वह परवलय का समीकरण है। तो अगर परवलय का समीकरण है तो ये गतिपथ जिसके लिए हमने ये इक्वेशन निकाला हुआ है वह गतिपथ कैसा होगा, परवलयाकार होगा, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिए अच्छे से कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का जो गमन पथ होता है या गतिपथ होता है वो कैसा होता है, परवलयाकार होता है। और ये सूत्र आप याद कर लीजिए, इस सूत्र पे आपको न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, ठीक है। उसमें दिया रहेगा कि दो प्लेटों के बीच की दूरी इतनी है, इलेक्ट्रॉन पुंज को प्रवाहित किया गया, इलेक्ट्रॉन पुंज जो है वह इतना दूरी नीचे यहाँ पर प्रदीप्त उत्पन्न कर रहा है या चमक उत्पन्न कर रहा है, मतलब उसमें आपको लग जाए, बता दिया जाएगा कि कितना नीचे ये आ रहा है। तो y की वैल्यू दी रहेगी, x की वैल्यू दी रहेगी, वेग दिया रहेगा, आवेश का मान, अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दिया रहे तो आवेश आप जानते ही हैं। तो आप वहाँ से उस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, क्या टॉपिक है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। यहां पर एक आवेश लेते हैं Q1, यहां दूसरा आवेश लेते हैं R डिस्टेंस पे, आवेश क्या लेते हैं Q2, ठीक है। ये A बिंदु है और ये B बिंदु है। देखिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है क्या चीज, पहले ये जानिए। किन्हीं दो या दो से अधिक आवेशों से मिलकर बने हुए निकाय, दो आवेशों या दो से ज्यादा हो, ठीक है, दो या दो से अधिक आवेशों से मिलकर के बने हुए निकाय या बॉडी जो बनी हुई है उसमें दो या दो से ज्यादा आवेश होंगे। ऐसे निकाय की जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है वह उस किए गए कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को, ठीक है, अनंत से लाकर, कहां से लाकर, अनंत से लाकर, अनंत से लाकर के परस्पर नजदीक रखकर उस निकाय की रचना करने में किया जाता है। मतलब कहने का मतलब कि आवेश बिखरे हुए हैं, दो आवेश से लीजिए, मान लीजिए दो आवेश हैं दूर दूर, ठीक है। अब आप जानते हैं कि दो आवेश एक दूसरे को अगर समान आवेश है तो प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन अगर दोनों आवेश परस्पर कुछ दूरी पर, r दूरी पर यहाँ रखे हुए हैं, इसका मतलब है कि दोनों को दूर से ला करके नजदीक बांध करके यहाँ रखा गया है।
तो कार्य करना पड़ा होगा। तो वह कार्य कहाँ गया? वो कार्य कहीं नहीं गया, वह कार्य इन दोनों आवेशों से मिलकर बने हुए निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित है। वह आवेश कहीं, वह ऊर्जा कहीं नहीं गई या वह कार्य कहीं नहीं गया, उन्हीं आवेशों के निकाय में संचित है। वो 3 आवेशों से मिलकर बना निकाय हो सकता है या 3 से अधिक आवेशों से मिलकर बना निकाय हो सकता है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक आवेशों से मिलकर बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस किए गए कार्य के बराबर होती है जो 1 मिनट 2 या 2 से अधिक आवेशों से मिलकर बने हुए निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस किए गए कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को परस्पर अनंत से नजदीक लाकर, ठीक है, निकाय की रचना करने में किया जाता है। आपको जो परिभाषा हम बोलें उसको आप रोक करके वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, साथ साथ आप हमारे लिखेंगे तो वो ज़्यादा आपको कंठस्थ होगा। ठीक है, चलिए अभी हम पहले देखते हैं कि 2 आवेशों का एक निकाय है, r दूरी पर दोनों आवेश रखे हैं, तो इस निकाय में कितनी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा स्थित है। ठीक है, चलिए परिभाषा में बताया गया आपको कि दोनों आवेशों को अनंत से लाकर के नजदीक रखा गया है, तो जो कार्य किया जाएगा वही कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर है, और वही कार्य हम निकाल लेते हैं। Q1 आवेश यहाँ पर है, अभी Q2 आवेश को छोड़ दीजिए, Q1 आवेश यहाँ पर है और Q1 आवेश से r दूरी पर बिंदु B स्थित है। ठीक है, तो Q1 आवेश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु B पर, ठीक है, विभव का फार्मूला क्या होता है आपको पता होगा, बताइए जरा। एकांक आवेश के कारण या एकांक आवेश से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, V1 बराबर, ठीक है, क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के भी लगा सकते हैं, के को हटा करके बाद में 1 कर दीजिएगा निर्वात या वायु के लिए, इनटू क्या होगा Q1/R। देख लीजिए जरा, मतलब ए बिंदु पर रखे Q1 आवेश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव का फार्मूला यही तो होता है। विभव का सूत्र तो आप बता ही गया है। कहने का मतलब Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर इतना विभव उत्पन्न हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर एक विभव है इस बिंदु का, बिंदु B का विभव जो है V1 इतने के बराबर है। आप इतना क्लियर हो गया। अब ए को छोड़ दीजिए, बिंदु B पे जरा आइए। बिंदु B का विभव हमको पता हो गया, V1 इतनी वैल्यू है बिंदु B पर विभव की। ठीक है, अब Q2 आवेश को हमने क्या किया है, अनंत से ला करके यहां रखा है बिंदु B पर। तो आपको विभव की परिभाषा में बताया गया है कि किसी आवेश को अनंत से लाकर, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर रखने में किए गए कार्य और आवेश के मान की निष्पत्ति को ही उस बिंदु का विभव कहा जाता है। मतलब Q2 आवेश को हम उठाएं और अनंत से ले आएं, कहाँ रखें ला करके, बिंदु B पर। Q2 आवेश को हम अनंत से लाकर बिंदु B पर रख रहे हैं, तो जो कार्य किया जाएगा, मान लीजिए वो कार्य हो गया W, किए गए कार्य, और जो आवेश ले आ रहे हैं वो आवेश क्या है, Q2। इस आवेश के मान की जो निष्पत्ति है यानी W/Q2, इसको हम क्या कहेंगे, इस बिंदु का विभव जहां पर वो रखा गया है, और वह बिंदु क्या है, बिंदु B है। बिंदु B का जो विभव है वो ऑलरेडी आपको V1 पता ही है। V1 का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q1/R। ठीक है इतना। तो अगर W/Q2 का मान इतना है तो W का मान क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q2 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्या हो जाएगा, Q1 Q2 डिवाइड बाई R। ये आपको जो W मिला हुआ है यही जो कार्य किया जाएगा, ठीक है ना, यही जो कार्य किया जाएगा इन आवेशों को परस्पर R दूरी रखने में, यही कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में उस निकाय में क्या होगा, संचित हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम दिखाते हैं U से। किससे दिखाएंगे, U। तो U इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई R। ठीक है, यह वैद्युत स्थितिज ऊर्जा फार्मूला है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है।
ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। दो आवेशों के निकाय Q1 Q2 आवेशों का निकाय है ये, और r दूरी पर वो आवेश रखे हैं, तो उन आवेशों के निकाय में कितनी ऊर्जा का संचय है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q1 Q2 अपान r। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको याद कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए किसी समुदाय में आवेशों, कोई समुदाय है या कोई ऐसा निकाय है जिसमें 2 से ज़्यादा आवेश हैं, 3 आवेश मान लो, जैसे एग्जांपल ले लीजिए। यहाँ पे यह एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है A B C, माफ कीजिएगा C, ठीक है ना। तो यहाँ पर Q1 आवेश रखा हुआ है, यहाँ Q2 आवेश रखा हुआ है, यहाँ पर Q3 आवेश रखा हुआ है, ठीक है। Q1 Q2 के बीच की डिस्टेंस क्या है, R12 डिस्टेंस लेते हैं, पहले दूसरे आवेश के बीच की दूरी। Q2 Q3 के बीच डिस्टेंस क्या है, R23, और Q3 Q1 के बीच क्या है डिस्टेंस, R31। ऐसे डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। अब कहा जाए कि 3 आवेश हैं और वह किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर रखे हुए हैं, मतलब उनकी जो लोकेशन है वो इस तरह से है, ठीक है। तो बताइए इन तीनों आवेशों के निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी है। तो आप क्या करेंगे, ऐसे नहीं निकालेंगे, तीनों का इकट्ठे नहीं निकालेंगे, Q1 Q2 Q3 कर देंगे। इसमें 2-2 आवेशों का क्या बनाएंगे, पेयर बना लेंगे, हम जोड़ा बना लेंगे, ठीक है। पहले हम Q1 Q2 आवेश लेंगे, तो देखेंगे Q1 Q2 आवेशों के निकाय में कितनी ऊर्जा का संचय है। तो ऐसे सूत्र लगाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटे क्या हो जाए, दूरी यहाँ से यहाँ तक की R12 ली गई है। फिर देखेंगे Q2 Q3 आवेश के निकाय में कितनी ऊर्जा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q2 Q3 अपान R23 हो जाएगा। फिर तीसरे और पहले आवेश के निकाय में कितनी वैद्युत स्थिति ऊर्जा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q1 Q3 गुणा कर देंगे आवेशों को बटे R31 या R13, ठीक है, ये रहेगा। फिर क्या करें, सबको जोड़ेंगे। तो ऐसे 3 आवेशों का कोई निकाय है, जब उसकी कुल ऊर्जा पूछी जाए आपसे तो क्या कहेंगे, U = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, है ना। ये तो कॉमन हो जाएगा, सब में तीनों बार रहेगा ये। फिर क्या करेंगे, पहली बार में Q1 Q2 डिवाइड बाई R12, है ना, पहले वाला पोर्शन हो जाएगा, दोनों आवेशों के बीच की जो ऊर्जा रहेगी। फिर प्लस Q2 Q3 डिवाइड बाई R23 हो गया, प्लस Q3 Q1 डिवाइड बाई R31, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो 3 आवेशों को निकाय अगर किसी ट्रायंगल रूप में लिखा हुआ है या ट्रायंगल में ना भी है, किसी अन्य रूप में है, तो फार्मूला उसका यही लगेगा, ठीक है। और अगर कोई आवेश का निकाय, आवेशों का समुदाय अस्थाई संतुलन में है, एक चीज आप मन में बैठा लीजिएगा इसको, कि आवेशों का समुदाय अगर अस्थाई संतुलन की स्थिति में है कहीं पर भी, तो इसका मतलब पूरे निकाय की जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है वह शून्य होगी, क्योंकि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसी निकाय की अगर पॉजिटिव में आ जाएगी तो फिर वह निकाय आपका अस्थाई संतुलन में नहीं रह सकता, वह अस्थाई संतुलन में हमेशा रहेगा, ठीक है। और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आप जान ही रहे हैं, ये एक अदिश राशि होती है, ठीक है, इसमें तो आपको कुछ बताना नहीं है। मात्रक विमा तो वही जूल होती है, सब आप इसको जानते ही हैं। तो आपको आज 2 टॉपिक बताया गया, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आवेश और या आवेशों के समुदाय में कैसे निकालते हैं, कितनी होती है, क्या फार्मूला होता है उसका, और किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गतिपथ कैसा होता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ करके इसका नोट्स बना लीजिएगा दोनों टॉपिक का, और इस पर जो बेस्ड होंगे क्वेश्चन वो हम भेजेंगे आपको। और क्वेश्चन वैसे भी आपके पास कोई बुक है तो बुक में क्वेश्चन है, उसको आप लगाते रहिए, और जो प्रॉब्लम हो उसको इकट्ठे किए रहिए, ठीक है। और रोज़ का रोज़ आप वीडियो वॉच करते रहिए, और एक दिन वीडियो इस पर और बनेगा, फिर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, फिर हम न्यूमेरिकल पे और जो इसके ऑब्जेक्टिव रहेंगे उस पर आते हैं, ठीक है। धन्यवाद।